साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। सेल बायोलॉजी की जो यूनिट चला रखी है अपन ने, उस यूनिट के अगले क्रम में अपने 3 से 4 वीडियो बाकी हैं, जिनके बाद अपन एक टेस्ट लेंगे। आपने अगर पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो सारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें, एक बार उनका रिवीजन कर लें। आपके पास नोट्स बने हैं तो उनको रिवाइज कर लें, जिससे सेल बायोलॉजी की यूनिट आपके शानदार प्रिपेयर हो जाए। इसी के क्रम में जो लगभग 4 से 5 वीडियो बचे हैं, उनमें आते हैं आपके बायोमोलिक्यूल और एंजाइम्स। बायोमोलिक्यूल में अपन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल को पढ़ेंगे, और एक अपना टॉपिक होगा एंजाइम। इसी जैव अणु के क्रम में जो अपने को चीजें पढ़नी है, टॉपिक होगा अपना जैव अणु, बायोमोलिक्यूल। जैव अणु के क्रम में अपने को पढ़ना है क्या? अपने को पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स, अपने को पढ़ने हैं प्रोटीन्स, अपने को पढ़ना है लिपिड, और अपने को पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड। इनमें अपन आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एकदम सरल चीजें हैं, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल है। इनमें अपन कार्बोहाइड्रेट को जब शुरू करते हैं तो देखें, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, सामान्यतया जो भी कार्बोहाइड्रेट हैं, सामान्यतया कार्बोहाइड्रेट प्लांट से प्राप्त होते हैं या प्लांट प्रोडक्ट हैं ये नॉर्मली। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट हैं उसको अपन ऐसा बोल सकते हैं, कार्बन प्लस हाइड्रेट, और हाइड्रेट का मतलब हो गया H2O। इसलिए पहले क्या माना जाता था कि इनका सामान्य सूत्र क्या है, वो है CnH2ON। इस प्रकार का इनका ये सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला इनका ये है। कार्बन के हाइड्रेट हैं ये। कार्बन के साथ जब जल का अणु जुड़ा है तो ये किसी विशेष क्रम में, ठीक है, और विशेष नंबरों के साथ जुड़ा है तो अपन क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। परंतु ये बात हर जगह लागू नहीं होती। ये जो ये सूत्र है, ये सब जगह देखा गया तो ये फिट नहीं बैठता। जैसे मान लो एक अपवाद है, इसका अपवाद है तो उसमें एक एग्जांपल है आपके रेमनोस, है ना। रेमनोस, उसका फॉर्मूला है C6H12O5, जबकि इस फॉर्मूले के अनुसार फिट नहीं बैठता। इसलिए बाद में देखा गया कि इसको कार्बन के हाइड्रेट करना ज्यादा सही नहीं है। तो कार्बन के हाइड्रेट करना सही नहीं है तो फिर अपन क्या कह सकते हैं, तो फिर कार्बोहाइड्रेट के लिए एक परिभाषा दी गई। क्या दी गई? वे पदार्थ जो हाइड्रोलाइसिस द्वारा पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड देते हैं। अगर किन्हीं पदार्थों का जल अपघटन किया जाए, हाइड्रोलाइसिस किया जाए, तो उनके टूटने पर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, तो उनको क्या कह सकते हैं? उनको कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। पहले ये मानते थे। हालांकि फिर भी जनरल फॉर्मूला लगभग जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें अधिकतम का यही मिलेगा, CnH2ON। परंतु अपवाद स्वरूप देखा जाए तो फिर परिभाषा सटीक जो बैठती है वो ये बैठती है, वे पदार्थ जो हाइड्रोलाइसिस द्वारा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देते हैं, उनको क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है जी। कार्बोहाइड्रेट है, उनको सैकेराइड भी कहा जाता है। ठीक है, सैकेराइड का मतलब होता है सैकेरोन से बना ये शब्द, और सैकेरोन का मतलब होता है शर्करा। क्या होता है? शर्करा। वैसे देखा जाए तो शर्करा शब्द ज्यादातर है वो आपके मीठे कार्बोहाइड्रेट हैं। सारे कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते, मीठे कार्बोहाइड्रेट हैं उनके लिए काम में लिया जाता है, परंतु सैकेरोन शब्द है वो शर्करा के लिए काम में ले सकते हैं, ऐसा मान लीजिए आप। ठीक है, शर्करा शब्द ज्यादातर मीठे कार्बोहाइड्रेट के लिए काम में लेते हैं, परंतु जो सैकेराइड है वो सैकेरोन से बना। सैकेरोन का अर्थ वैसे क्या होता है? शर्करा होता है। शर्करा होता है मीठा कोई पदार्थ।
अपन नॉर्मली देखा जाए तो घरेलू उपयोग में जो सामान्य शर्कराएं काम में लेते हैं उनमें एक शर्करा है जैसे सुक्रोज, जिसको अपन चीनी के रूप में काम में लेते हैं, वो अपनी सामान्य घरेलू शर्करा है सुक्रोज। फलों के अंदर देखा जाए, फल में जो पाई जाती है उस शर्करा का नाम क्या है? फ्रक्टोज। दूध के अंदर जो शर्करा है उसका क्या नाम है? उसका नाम है लैक्टोज है। और सुक्रोज हो गया, फल के अंदर फ्रक्टोज है, दूध के अंदर लैक्टोज है, और घरेलू जो काम में लेते हैं वो सुक्रोज है। ये मुख्यतः क्या होगी? घरेलू उपयोग में काम आने वाली क्या है? शर्कराएं हैं। ठीक है। अब देखो शर्कराओं को, कार्बोहाइड्रेट को अपन आगे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इनका आगे डिवीजन कर सकते हैं। किसके आधार पर? इनके हाइड्रोलाइसिस प्रकृति के आधार पर, जल अपघटन की नेचर के आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले देखो कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण करते हैं किस आधार पर? इसकी हाइड्रोलाइसिस नेचर के बेसिस पर, हाइड्रोलाइसिस प्रकृति के बेसिस पर देखा जाए तो अपन कार्बोहाइड्रेट को कुछ भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत देखो सबसे पहले लेते हैं वो है आपके मोनोसैकेराइड। पहला है आपके मोनोसैकेराइड। जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, मोनोसैकेराइड का क्या मतलब हुआ? मोनोसैकेराइड में आप ये लिख सकते हो कि इसको अधिक सरल यौगिकों में, मतलब ये खुद अपने आप में कम कंपाउंड से मिलकर बनी है, कम अणुओं से मिलकर बनती है, इसलिए इसको अधिक सरल यौगिकों में जल अपघटन नहीं कर सकते। ऐसा कोई है जिसको अधिक सरल यौगिकों में जल अपघटन नहीं किया जा सकता, उसको क्या कह सकते हैं? उसको कह सकते हैं मोनोसैकेराइड। ये मोनोसैकेराइड ज्यादातर अधिकतर किस कंडीशन में मिलेंगी? जब कार्बन नंबर क्या होगा? 3 से लेकर कार्बन नंबर 7 के बीच के जो कंपाउंड बनेंगे, जो अणु बनेंगे, जिनमें कार्बन और हाइड्रेट का समूह होगा, का जुड़ाव होगा, उनको किस में शामिल करते हैं? मोनोसैकेराइड में शामिल करते हैं। जैसे 2 प्रकार हो गए इसके। एक को क्या बोल सकते हैं? एल्डोलेज, क्योंकि एल्डोज और कीटोज जो आपके एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप से ही बने हैं ये। और सेकंड इसका टाइप है वो क्या हो गया? वो हो गया कीटोन्स। फॉर्मूले की बात करें तो कीटोन का आ जाएगा RCOOR और एल्डोज का हो जाएगा RCOOH। बस इतना सा ही अंतर है। ये एल्डोज ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है। इस ग्रुप में अपने को जो प्राप्त होते हैं मोनोसैकेराइड हैं, वो कार्बन संख्या कितने से कितने तक? 3 से लेकर 7 तक के, उनको क्या कह सकते हैं? अपन मोनोसैकेराइड कहते हैं। एग्जाम्पल से आपके देखो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अब 3 से शुरू करते हैं। 3 का मतलब ट्रायोज, याद रखना इनको। 4 का मतलब टेट्रोज, 5 का मतलब पेंटोज, 6 का मतलब हेक्सोज और 7 का मतलब हेप्टोज। ठीक है। इसमें कार्बन संख्या कितनी? 3। तो 3 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इस सूत्र के हिसाब से, जो अपने शुरुआत में सूत्र लिया था उसके हिसाब से, 6 कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए तो 6 हाइड्रोजन हो गए और 3 ऑक्सीजन हो गए, C3H6O3। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। ऐसे टेट्रोज में देखा जाए C4H8O4, पेंटोज में देखा जाए C5H8O5, हेक्सोज में देखा जाए C6H12O6, इसमें 10। फिर इधर देखा जाए तो आपकी क्या आ जाएगा? C7H14O7। 3 6 3 4 8 4 5 10 15 6 12 6 7 14 7। ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज। ये अब इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने, कौन सी ट्रायोज है, कौन सा क्या है। देखो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया पढ़ते हैं तो उसमें 2 कंपाउंड मुख्यतः आते हैं। एक का नाम है क्या? ग्लिसरल्डिहाइड, और एक आता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। पूरा नाम लिख लेना, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इनके अंदर ट्रायोज शर्करा होती है, इनको ट्रायोज शर्करा बोलते हैं।
ट्रायोज शुगर है, ये 3 कार्बन वाली शर्करा है यहां पर, ठीक है। इनके अंदर टेट्रोज के अंदर नाम याद रखोगे इरिथ्रोज, ठीक है। पेंटोज के अंदर आपको पता ही है कौन सी शर्करा है, राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। देखो बायोमोलिक्यूल का मैटर है, उसका कोई अंत नहीं है, खूब ज्यादा मैटर है, लेकिन जितना अपने काम का है ना उतना मैं आपको करवा दूंगा। बाकी तो बहुत मैटर है बायोमोलिक्यूल में, तो जैव तो कितना ही पढ़ो, चाहे बुक है इसकी पूरी। हेक्सोज है, उसके अंदर आप सबको पता ही है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। इसका क्या नाम है, फल शर्करा भी कहते हैं इसको। इसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, डेक्सट्रोज। और हेप्टोज का क्या उदाहरण है, ये आपका सेडो हेप्टुलोज, हेप्टुलोज। ये हो गई जी सारी की सारी मोनोसैकेराइड। ट्रायोज ग्लिसरॉल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, 3 कार्बन की है। अपन जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे तो देखो इसमें क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो 6 कार्बन का है वो 2 भागों में टूटता है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं, एक तो ग्लिसरॉल्डिहाइड और एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फिर ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वापस किस में बदल जाता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हो जाते हैं और वो आगे चक्कर चलाते हैं और आखिर में पायरुविक अम्ल बनता है। तो आप मान के चलें कि ट्रायोज के अंदर ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आते हैं ट्रायोज में, टेट्रोज में इरिथ्रोज, ठीक है। पेंटोज के अंदर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। कहां है याद रखना, जब डीएनए का निर्माण करेंगे तो डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है ना वो राइबोज शर्करा और डीऑक्सीराइबोज डीएनए आरएनए में होती है। आरएनए के अंदर राइबोज शर्करा और डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज, 5 कार्बन वाली शर्करा है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शर्करा। हेक्सोज सबको पता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज नामों को याद रखना। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। और हेप्टोज तो सबको ही पता है, नाम है इसमें उदाहरण, हेप्टुलोजी है नाम। तो हेप्टोज का मतलब 7 कार्बन वाली श्रृंखला। इन सब को क्या कहा जाता है, मोनोसैकेराइड कहा जाता है, ठीक है। अब इनके इतने से अगर आपको इनके कार्य समझ में आ जाते हैं कि मोनोसैकेराइड के क्या कार्य हैं, फंक्शन क्या है, तो देखो एक एक को ध्यान में रख लो आप। ग्लूकोज है, उसको क्या लेते हैं अपन, एज ए फूड काम में लेते हैं। ग्लूकोज अपने एनर्जी का सोर्स है, भोजन के रूप में काम में लिया जाता है। फ्रक्टोज है, वो भी फ्रूट के रूप में काम आती है। तो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इनको अपन सीधा सीधा भोजन के रूप में काम में लेते हैं। इसलिए ऐसा लिख सकते हैं कि ग्लूकोज क्या है, अपने एनर्जी का सोर्स है। फ्रक्टोज क्या लिख सकते हैं, ये फंक्शन लिख दो इनके। फ्रक्टोज में क्या लिख दोगे, फ्रक्टोज में लिख दोगे कि फ्रूट शुगर है, ये फल शर्करा है फ्रक्टोज के अंदर। उसके बाद में ये काम में आते हैं न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन। न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन का मतलब डीएनए आरएनए को बनाने में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि जो मोनोसैकेराइड हैं वो आती हैं फॉर्मेशन ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के निर्माण में भी आपके मोनोसैकेराइड्स हैं वो काम में आती हैं, ठीक है। और फूड ऑफ डायबिटिक पेशेंट, देखो डायबिटिक जो पेशेंट है ना उनके लिए ये वाली शर्कराएं हैं, वो एक तरीके से फूड ऑफ डायबिटिक पेशेंट के अंदर फल वगैरह उनको ज़्यादातर दिया जा सकता है, ग्लूकोज वगैरह दिया जा सकता है। लेकिन उनके अंदर जैसे मान लो कि इंसुलिन की मात्रा कम है, तो जो अपन चीनी वगैरह खाते हैं, सुक्रोज वगैरह है, ये थोड़ी सी मात्रा उनके अंदर घटा दी जाए। तो फ्रूट वगैरह खाते हैं, तो मीठे फल खाते हैं, तो शुगर वाले पेशेंट की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ये वाला काम किसका हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड का। दूसरा ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड के बाद में ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में ऐसा समझिए आप कि ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट, ऐसा लिख सकते हैं आप, ऐसा कार्बोहाइड्रेट, साथ साथ में लिख लें, ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस किया जाए, ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो
2 से लेकर 10 तक क्या मिले, मोनोसेकेराइड मिले। ठीक है, जैसे मान लो कि 2 मोनोसेकेराइड जुड़ गए तो उनको हाइड्रोलाइसिस किया तो वो ओलिगोसेकेराइड कहलाएगा। उनको जब ओलिगोसेकेराइड को जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जल अपघटन करेंगे, तो अपने को 2 मोनोसेकेराइड मिलेंगे। ठीक है, मान लो एक मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड, ये हैं 4 हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। इसका अपन अब ओलिगोसेकेराइड नाम रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इनका जल अपघटन किया तो अपने को 4 मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। तो अगर 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड प्राप्त हो, कब, जब अगर किसी अणु का, किसी चैन का हाइड्रोलाइसिस किया जाए, जल अपघटन किया जाए, तो उनको अपन क्या कह सकते हैं, ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, ये जो ओलिगोसेकेराइड है उनको मोनोसेकेराइड के साथ में एक समानता के रूप में अगर प्रदर्शित करें तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो मोनो एंड ओलिगो है ना, इनको ही कहा जाता है आर कोल्ड सिंपल शुगर। सिंपल शुगर, साधारण शर्करा किसे कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें भी ज्यादा नहीं है, 10 तक ही है। तो वहां तो 7 तो उसमें मोनो में भी होते हैं, ये मतलब उसमें कार्बन होते हैं। तो एक एक मोनोसेकेराइड मिलकर ज्यादा से ज्यादा कितना, 10 तक जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा, ओलिगोसेकेराइड। तो ओलिगो और मोनो दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके सिंपल शुगर, साधारण शर्करा इनको कहा जाता है। अब ओलिगोसेकेराइड को आगे अपन डिवाइड करते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये समझिए कि ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड है, ओलिगोसेकेराइड की श्रृंखला आखिर में किस बॉन्ड से बनी होती है। तो यहां पर आपको याद रखने वाली बात है, बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब एक मोनोसेकेराइड दूसरे मोनोसेकेराइड के साथ में, एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ में, एक ग्लूकोज गैलेक्टोज के साथ में किससे जुड़ा रहता है, जिस बॉन्ड का नाम है वो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में पाया जाता है, मिलता है। ठीक है, इसको अपन ओलिगोसेकेराइड को और अपन डिवाइड करें तो सबसे पहला इसका प्रकार है डाइसेकेराइड। नाम से पता चल रहा है, डाई का मतलब यहां पर क्या है, दो मोनोसेकेराइड है। जैसे मान लो एक उदाहरण दूं मैं, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये ग्लूकोज है मोनोसेकेराइड, ये ग्लूकोज है मोनोसेकेराइड, दोनों आपस में जुड़ गए। ठीक है, और क्या मिला अपने को मिला C12H22O11, ये कंपाउंड मिला जी। ठीक है, क्या बोला, माल्टोज। इस प्रकार मतलब दो कंपाउंड के जुड़ने से, 2 मोनोसेकेराइड के जुड़ने से एक ओलिगोसेकेराइड का एक प्रकार है वो डाइसेकेराइड, 2 मोनोसेकेराइड के जुड़ने से क्या बनेगा, डाइसेकेराइड बनेगा। अब देखो एग्जाम्पल लें इसके, एग्जाम्पल लें सुक्रोज, एग्जाम्पल लें माल्टोज, एग्जाम्पल लें लैक्टोज। ठीक है, अब इसका मतलब इन तीनों में क्या चीजें हैं, इन तीनों के अंदर आपके डाइसेकेराइड जुड़े हुए हैं, 2 कंपाउंड जुड़े हुए हैं। अब देखो याद करने वाली बात है, सुक्रोज के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज का जो श्रृंखला बनेगी ना 6 कार्बन की, फ्रक्टोज की 6 कार्बन की श्रृंखला बनेगी, तो ग्लूकोज का और फ्रक्टोज की जो बॉन्डिंग होगी ना वो 1 से 4 की होगी, 1 से 2 की। मतलब ग्लूकोज का जो 2 नंबर कार्बन है, या ग्लूकोज का 1 नंबर कार्बन है, फ्रक्टोज के 2 नंबर कार्बन से जुड़ेगा। इसी तरह से माल्टोज के अंदर जो 2 कंपाउंड होंगे उनका नाम क्या है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और ये कैसे जुड़ेंगे, 1 से 4 के रूप में जुड़ेंगे। एक का 1 नंबर कार्बन, दूसरे का 4 नंबर कार्बन। मतलब एक ग्लूकोज का 1 नंबर कार्बन, 6 कार्बन होंगे इसमें, और दूसरे ग्लूकोज का 4 नंबर कार्बन, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो श्रृंखला बनेगी, उसको बोलेंगे माल्टोज। 2 से बनेगी वो माल्टोज। और लैक्टोज के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इनका भी क्रम कैसा होगा, 1 से 4 का क्रम होगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो याद रखने वाली बात है, सुक्रोज का मतलब ग्लूकोज फ्रक्टोज, ठीक है, माल्टोज का मतलब ग्लूकोज ग्लूकोज, माल्ट ग्लूकोज ग्लूकोज, और ग्लूकोज गैलेक्टोज का मतलब है गैलेक्टोज, है ना, लैक्टोज, एक शब्द आ रहा है यहां पर गैलेक्टोज,
लैक्टोज शब्द आ रहा है, तो लैक्टोज कब बना, जब गैलेक्टोज के साथ क्या जुड़ा, ग्लूकोज। ग्लूकोज तो सब जगह ही है, एक तो ग्लूकोज है ही है, दूसरा या तो गैलेक्टोज होगा या ग्लूकोज खुद होगा या फ्रक्टोज होगा। तो यहां पर ग्लूकोज के अंदर याद रखना, जब गैलेक्टोज जुड़ गया तो लैक्टोज बना, ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज जुड़ गया तो क्या बना, माल्टोज बना, और इसके अंदर जब ग्लूकोज के साथ में फ्रक्टोज जुड़ गया तो क्या बन गया, सुक्रोज का फॉर्मेशन हो गया। ये सब क्या है, डाइसैकेराइड के एग्जांपल है। ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड पढ़ा, डाइसैकेराइड के बाद में आएगा क्या, ट्राइसैकेराइड। डाइसैकेराइड के बाद में ट्राइसैकेराइड। जैसे एग्जांपल अपन लेते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इन तीनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, ट्राइसैकेराइड। ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी बात इसमें याद रखने वाली है नहीं, ठीक है। ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज के बाद में फ्रक्टोज और फ्रक्टोज के बाद में गैलेक्टोज। इनका अगर ट्राइग्लिसराइड का सीधा सीधा फॉर्मूला देखा जाए तो अपने पास में C18H32O6 नाम का एक अणु है, उसको अगर तोड़ा गया, हाइड्रोलाइसिस किया गया तो अपने पास में तीन चीजें आ जाएंगी, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। ये क्या हो गया, ट्राइसैकेराइड। आगे ट्राइसैकेराइड के बाद में याद रखो टेट्रासैकेराइड। टेट्रासैकेराइड का फॉर्मूला है C24H42O21। केवल दो ही है, याद रखने वाली बात है, ओनली टू। एक का नाम है स्कोरोडोस, ठीक है, और एक का नाम है स्टेकियोस। जो स्कोरोडोस है इसमें देखो ये कहां मिलेगा, ये मिलता आपका लहसुन व प्याज में। बढ़िया प्रश्न आई है। लहसुन व प्याज में जो सैकेराइड पाया जाता है वो क्या है, टेट्रासैकेराइड है। इसका फॉर्मूला ये स्कोरोडोस, ठीक है। और ये मिलेगा किसमें, स्टेकिस ट्यूबेरिफोरा। स्टेकिस ट्यूबेरिफोरा ये प्लांट है, इसमें मिलेगा स्टेकियोस, और इन दोनों में मिलेगा, लहसुन व प्याज में मिलेगा स्कोरोडोस। अब देखो स्टेकिस स्टेकियोस तो याद रह जाएगा ये, मतलब स्टेकिस है ट्यूबेरिफोरा के अंदर क्या मिलेगा, स्टेकियोस नामक टेट्रासैकेराइड मिलेगा, जबकि स्कोरोडोस किसमें मिलेगा, लहसुन व प्याज के अंदर। अब देखो कई बार अपन जब खाना खाते हैं ना तो लहसुन और प्याज की जो स्मेल है वो अलग ही दिखती है, तो उनको आप कोरा ही खा लेते हैं। कईयों को पसंद होते हैं तो वो केवल कोरे ही खा लेते हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। लहसुन लिया, प्याज लिया, कोरा कोरा खा गए। तो ऐसे याद रखो, कोरो 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 ही खा गो के लहसुन प्याज, लहसुन प्याज कोरा खा गए, स्कोरोडोस, ठीक है। और कितने खा गए, 4 खा गए, 4 लहसुन 4 प्याज खा गए। कब, जब भूख लगी तब, और कब खाओगे। तो टेट्रासैकेराइड है उसमें आ जाएगा स्कोरोडोस। स्कोरोडोस का एग्जांपल लहसुन व प्याज आपको याद रखना है। और आखिर के अंदर पढ़ना है, लास्ट का B.4 है, वो आ जाएगा पेंटासैकेराइड। पेंटासैकेराइड के अंदर आपका एग्जांपल है C30H52O26। इसके अंदर आपको केवल और केवल एक याद रखना है, और वो क्या है, वो है आपके बर्बेसकोस। बर्बेसकोस नामक पेंटासैकेराइड है। तो बर्बेसकोस एक तरह का ओलिगोसैकेराइड है, इसमें पेंटासैकेराइड बोला जाता है इसको, ठीक है, बर्बेसकोस। और बर्बेसकोस कहां मिलेगा, रूट ऑफ वर्बेशकम, रूट ऑफ वर्बेशकम थेपस, इसके अंदर मिलेगा, इसकी जड़ों में मिलेगा, इस प्लांट की जड़ों में मिलेगा बर्बेसकोस, ठीक है। अब देखो पेंटा का मतलब होता है 5, तो 5 का एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे, बर्बेसकोस का मतलब होता है, आप देखो इससे ये याद रखो पेंट, और इससे याद रखो बेस। घर में शादी होता है ना,
शादी विवाह होता है तो जो बहन बेटी आती है ना, उनके जो जवाई जी साथ में आते हैं तो जवाई जी को देते थे तो पैंट शर्ट, है ना, और जो बच्ची है उसको क्या दिया, जो जो साड़ी वगैरह देते हैं ना उसको पूरा बेस बोलते हैं, तो एक पैंट शर्ट दे दिया और साथ में क्या दिया, बेस। तो पैंट का मतलब पेंटा और बेस का मतलब बरबेस, इसका ही नाम है वर्वेस्कम थेपस, कि जड़ों से प्राप्त होता है बरबेस कोष। ये सब क्या है, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड और पेंटासेकेराइड। पहले अपन ने क्या पढ़े, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टुलोज। वो तो इसमें क्या है, मोनो के अंदर। फिर अपन किस में आए, अपन आए डाई के अंदर, ओलिगो में। ओलिगो में अपन ने सबसे पहला पढ़ा डाई, मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड बोल सकते हैं। डाई के अंदर देखा तो आपके एग्जाम्पल किसका आ गया, सुक्रोज का आ गया, माल्टोज का आ गया, ठीक है, और आपका किसका आ गया, लैक्टोज का। तीनों मिलाकर किसके एग्जाम्पल हैं, डाई के। ये ट्राई का एग्जाम्पल है। और टेट्रा में आपको दो रखने हैं, स्कोरोडोस, स्टेक्योस, क्योंकि स्टेक्योस इससे याद रख जाएगा, और स्कोरोडोस मतलब 4 लहसुन और प्याज कोरे खा गए। और पेंटासेकेराइड का मतलब पेंटा में याद रखना है बरबेस कोस, एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अब देखें आगे, लास्ट है पॉलीसेकेराइड। दो देखे अपन ने, एक पढ़ा मोनोसेकेराइड, दूसरा ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के कई प्रकार थे, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा है, ठीक है। अब लास्ट में है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो मीठे नहीं होते, इसलिए इनको अशर्करा भी कहते हैं, अशर्करा भी कहा जाता है। पूछा जाए अशर्करा किसे कहते हैं तो पॉलीसेकेराइड को कहते हैं, ठीक है। अगर इनको हाइड्रोलाइज किया जाए, इनका हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो पॉलीसेकेराइड की हाइड्रोलाइसिस करने से 10 से लेकर 100 तक क्या मिलेंगे आपको, मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। ये इनकी खास बात है। देखो, दो प्रकार हैं इसके विभाजित करने के, दो तरीके से इनको अपन डिवीजन कर सकते हैं। किनका, पॉलीसेकेराइड का। पहला किस बेसिस पे, पहला संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखा जाए तो आपके पॉलीसेकेराइड दो प्रकार के, पहले हैं आपके होमोपॉलीसेकेराइड और दूसरा है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। नाम से पता चल रहा है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड के एग्जांपल याद रखो। होमो का मतलब एक ही चीज से बनेंगे, ये एक ही चीज बार बार जुड़कर बहुलक का निर्माण करेगी और होमोपॉलीसेकेराइड बनेगा। जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, इन्युलिन है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टार्च है किसके बहुलक से, पता ही आपको, ग्लूकोज का बहुलक, ठीक है। ये भी क्या है, ग्लूकोज का ही है, बस अरेंजमेंट अलग है थोड़ा इनका। इन्युलिन क्या है, ये फ्रक्टोज का बहुलक है, फ्रक्टोज का बहुलक। कहाँ मिलता है ज्यादातर, ये मिलेगा आपके डहलिया, चिकोरी, ट्यूबर एक, ठीक है, इनके अंदर मिलेगा ये क्या, फ्रक्टोज का बहुलक है इन्युलिन। बाकी स्टार्च है, सेलुलोज है ही आपको। स्टार्च आपको पता ही है, प्लांट है ना, प्लांट के अंदर जो फूड का स्टोरेज है, जब प्लांट जरूरत से ज़्यादा भोजन बना लेते हैं तो प्लांट में जो भोजन है फूड का जो स्टोरेज किस फॉर्म में करते हैं प्लांट, वो करते हैं आपका क्या, स्टार्च के रूप में। एनिमल का भी याद रखो, एनिमल अगर ज़्यादा भोजन बना लेते हैं तो वो किस रूप में स्टोरेज करते हैं, वो आपके ग्लाइकोजन के रूप में। ज़्यादा भोजन हो गया ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, जबकि प्लांट के अंदर जो भोजन बनता है वो किसके रूप में है, स्टार्च के रूप में। प्लांट क्या करते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं। ये तो हो गया होमोपॉलीसेकेराइड। अगर बात करते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड, मतलब संरचना में अलग अलग प्रकार के मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड पाए जा सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड। और हेट्रोपॉलीसेकेराइड के अंदर एग्जाम्पल आपको याद रखना है, काइटिन, पेक्टिन, ठीक है, काइटिन और पेक्टिन, ये हो गया। सेलुलोज के बारे में एक बात याद हो रखना कि मैक्सिमम किस में है, ये प्लांट्स में ही है, ठीक है।
अब ये जो हेट्रोपोलिसेकेराइड है उसमें क्या आता है, काइटिन और पेक्टिन। काइटिन और पेक्टिन है ना, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं एसिटाइल ग्लाइकोसेमीन कंपाउंड है, उनके एसिटाइल के बहुलक हैं ये, पर अलग अलग चीजों से मिलके बनते हैं, इसलिए इसको हेट्रोपोलिसेकेराइड कहा जाता है। और सेम से मिलके बनते हैं उनको होमोपोलिसेकेराइड कहते हैं। ये हो गया होमो और हेट्रोपोलिसेकेराइड, किसके बेसिस पे, संरचना के बेसिस पर। किसको अपन ने बांटा, अपन ने बांटा पोलिसेकेराइड को। दूसरा, इनका जो विभाजन करने का तरीका है वो अपन किसके बेसिस पे कर सकते हैं, अपन कैसे कर सकते हैं, फंक्शन के बेसिस पे। पॉलीसेकेराइड के कार्य के आधार पर देखा जाए, फंक्शन के बेसिस पर अगर डिवीजन करें तो इनके भी दो प्रकार हैं। एक है क्या, किसी का फंक्शन है फूड को स्टोरेज करना, और दूसरा फंक्शन है स्ट्रक्चरल, मतलब एक तो फूड को स्टोर करेगा और एक संरचना बनाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शन, स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक निर्माण करेगा। तो फूड के स्टोरेज ग्रुप में आपको पता ही है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये क्या है, फूड स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है, फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। जबकि संरचना के रूप में पता ही है आपको, सेलुलोज है, काइटिन है, पेक्टिन है, ये क्या है, संरचनात्मक है पॉलीसेकेराइड। वो वाले क्या थे, वो है आपके स्टार्च और ग्लाइकोजन है, फूड को स्टोरेज करने वाले, भोजन का संग्रह करने वाले। ये वाले बात हो गई। एक और दो तीन बातें याद रखना, देखो कुछ एक्स्ट्रा चीजें और बता देता हूं। एक आपके आएगा म्यूसिलेज, पान वगैरह में पाया जाता है, ये भी क्या है, एक पॉलीसेकेराइड। म्यूसिलेज भी क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। एक अंदर आपको मान के चलो, भिंडी जो है ना, भिंडी में जो लसलसा पदार्थ है ना, भिंडी के अंदर लसलसा पदार्थ है, वो भी क्या है, पॉलीसेकेराइड है। भिंडी की सब्जी बनाते हैं तो लसलसा पदार्थ है, वो पॉलीसेकेराइड है। और अपनी जो आंख है, आंख का जो काचाप द्रव्य है ना, विट्रियस ह्यूमर जिसको बोल सकते हैं, इसके अंदर जो पाए जाने वाला तरल है वो भी क्या है, पॉलीसेकेराइड है, वो भी एक पॉलीसेकेराइड है। बाकी प्लांट में स्टार्च और एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन है, वो क्या है, पॉलीसेकेराइड हैं। ये सिंपल सा एक टॉपिक है, ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, 12वीं तक का ही है ये, इसलिए आपके लिए पर्याप्त है इतना। फर्स्ट ग्रेड के इस पेपर में इस जगह पर जो टॉपिक है वहाँ के लिए पर्याप्त है। अगले टॉपिक पे चलेंगे लिपिड या प्रोटीन में से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।